कुलाहट दिखाई पड़ रही है पूरे देश में, देश के पैमाने पर। और सत्ता पक्ष में भी, सत्ता पक्ष में एक गुजरात का चुनाव जीतने के लिए हमारा प्रधानमंत्री, इनकी पूरी सरकार वहां पर खूंटा गाड़ करके अपना जम जाती है। और ये हर प्रयास करने के बावजूद दिल्ली एमसीडी के अपने चुनाव में भी इन्होंने पूरा जी जान लगा दिया, लेकिन वहां इनको सफलता नहीं मिली। और दिल्ली में जिस तरीके से रैली में सड़कों पर उतरे हैं मोदी जी, वो अपना रोड शो कर रहे हैं, तो ये अकुलाहट है उनके यहाँ भी। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, अपोजिशन एकजुट नहीं हो रहा है। अरे एकजुट तो जनता को होना है, एकजुट तो देश को होना है। जिसके ऊपर संकट है, संकट तो जनता के ऊपर है, जनता को एकजुट होना है। लेकिन राजनीतिक दलों में भी जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, और खास करके इस बीच एक बड़ा अभियान राहुल गांधी का अपना शुरू हुआ, उसके समापन के लिए वहां उन्होंने भी अपने स्तर से सबको बुलाया है। और कल यहाँ खमन में अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और जो ये बीआरएस के अध्यक्ष अपना चंद्रशेखर राव जी ने भी सबको इकट्ठा किया है। तो कल की भी पहल बड़ी मजबूत पहल है। वैचारिक रूप से जो वैचारिक विकल्प हो सकता है, वास्तविक विकल्प हो सकता है, समाजवादी विकल्प हो सकता है, वो कल ताकत तो देखने को मिली है। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं अरुण त्रिपाठी जी? जी आनंद जी, मैं सुन रहा था, अपने सुशांक जी भी बोल रहे थे। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी देर हुई मुझे जुड़ने में। ये ट्रैफिक दिल्ली का जो है वो काफी समय ले लेता है, लेकिन जो देश में भी ट्रैफिक जाम ही है मुझे लगता है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक क्लियर नहीं है, जगह जगह जो है इस तरह से ब्लॉकेज है जैसा हम लोग राजधानी में महसूस करते हैं। और कोहरा और ठंड भी ऐसे ही है देश के, खासकर उत्तरी इलाके में, जहाँ से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। और उत्तर भारत के बारे में बहुत सारी बातें मैं लोगों से सुनता हूँ, और व्यंग के रूप में ही सुनता हूँ। और हमारे तमाम जो गैर हिंदी भाषी मित्र हैं, उनका ये कहना है कि ये उत्तर भारतीय लोग और खासकर हिंदी इलाके के लोग इस देश का कबाड़ा करने पर तुले हुए। और अगर देश में टूटन होगी, बर्बादी होगी और गड़बड़ी होगी, तो उसके लिए, और तानाशाही आएगी, तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे। आपको याद होगा कि 1977 में तानाशाही हटाने में उत्तर भारत का बड़ा योगदान, और बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तमाम राज्यों ने जो है वो एक भी सीट नहीं दी थी कांग्रेस पार्टी को, इस तरह से जो है वोटिंग की थी। लेकिन अभी जो स्थिति लग रही है कि जो एंटी डेमोक्रेटिक जो टेंडेंसीज है, पॉलिटिक्स है, उसकी जो जड़ें हैं उनको सींचने और खाद पानी देने का काम यही इलाके कर रहे हैं। और पूरे हिंदी क्षेत्र में खम्मम में जो कार्यक्रम हुआ, उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो जो बेचैनी है, या दक्षिण भारत में जो एक तरह से विरोध है, वो बहुत क्लियर है। और उसमें डीएमके को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेफ्ट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, या इवन जो बीआरएस है उनमें भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमारे जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किस्म की भ्रम की स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भ्रम की स्थितियां हैं। तो हमें लगता है कि एक जो एक दिक्कत बड़ी है, और जो अभी शशांक जी भी कह रहे थे, सब लोग कहते हैं कि हमारे पास जो एक तरह से नियो लिबरल जो पॉलिसीज हैं, नियो लिबरल पॉलिसीज, और जो कम्युनल कहना चाहिए, या मेजॉरिटेरियन जो पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को लेकर के एक जो कमिटमेंट और डेडिकेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रदर्शित होना चाहिए। अगर आप समाजवादी हैं तो आप ये कहिए कि हम इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। ये बात मैं जो है वो सालों गुजर जाते हैं किसी सोशलिस्ट लीडर के मुंह से नहीं सुनता। घोषणा पत्र में होगी ये बात, घोषणा पत्र में न्यू लिबरल पॉलिसीज की आलोचना होगी, लेकिन ये बात हर सोशलिस्ट ग्रुप, हर सोशलिस्ट पार्टी के टॉप लीडर से लेकर के कार्यकर्ताओं तक के मुंह से ये बात निकलनी चाहिए। अगर आप कमिटमेंट नहीं है सोशलिज्म में, तो त्याग दीजिए, सोशलिज्म का नाम लेना चाहिए।
अगर आपका कैपिटलिज्म में ही गुजारा है तो कीजिए, कहिए भाई ये पूंजीवाद हमें अच्छा लगता है, क्योंकि पूंजीवाद की विजय हुई और तो समाजवाद एक तरह से पछाड़े खाया है, लेकिन पूंजीवाद की अंतिम विजय नहीं हुई। पूंजीवाद पर जो भी चिंतन करने वाले हैं, इमैनुअल बैलेस्टीन वगैरह जैसे लोग हैं, बॉब एबेकिन जैसे लोग हैं, और दुनिया में जो थिंकिंग बहुत जो है वाल्टर मिग्नेलो जैसे लोग हैं, जो थिंक कर रहे हैं इन इश्यूज पर, और जो एक तरह से डी कॉलोनियल पॉलिसीज के बियॉन्ड जा रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि कॉलोनियल पॉलिसी और कैपिटलिज्म का एक कैपिटलिज्म और कॉलोनिज्म ये दोनों जुड़वा भाई है, और जो है वो पूंजीवाद रहेगा तो जो है वो एक तरह से जो कॉलोनिज्म भी रहेगा, इंपीरियलिज्म भी रहेगा। तो नियो लिबरल पॉलिसीज में वो चीजें इनहेरेंट है। बहुत सारे नेता हमारे कास्ट पे बोलते हैं, रिलीजियस इशूज पे बोलते हैं, इंडिविजुअल पे बोलते हैं, लेकिन सोशलिस्ट अल्टरनेटिव पर नहीं बोलते, और वो बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि मधु लिमये की का जन्म शती वर्ष चल रहा है, और इस अवसर पर जो भी तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, और हम लोग मिलजुल रहे हैं, सारी चीजें हो रही, लेकिन मधु लिमये का जो एक तरह से जो आइडियल था, वो आइडियल एक सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट स्टेट, और इसके अलावा जो है वो एक तरह से जो वो अक्रॉस द बोर्ड सोशलिस्ट फोर्सेस थी और सेकुलर फोर्सेस थी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, उनकी यूनिटी की बात वो कर रहे थे। वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इंटरेक्शन की भी बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का जो रिलीवेंस है उसकी भी बात कर रहे थे। तो ये बात ठीक है कि बीजेपी और कांग्रेस इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बहुत कुछ ओवरलैप करते हैं, और कांग्रेस को भी ये सबक सिखाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि आपने जो नियो लिबरल पॉलिसीज के मार्ग पर इस देश को चलाया दौड़ाया, और अब उसको जो है वो रनवे पर डाल दिया है नए निजाम ने, और बहुत तेजी से उसको उड़ान भरवा रहे हैं। लेकिन उन्हीं का प्रतिफल है आज हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे हैं। 1% जो आबादी है उसके पास जो है वो देश की 40% है, और जो देश की लोअर 50% जो पॉपुलेशन है उसके पास 3% है। ये अभी जो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है उसमें ये बात कही। तो आप इस समाज को आपने ऐसी हालत में छोड़ दिया है कि वो दमन को, वो असमानता को, वो भेदभाव को एकदम से जो है वो एक तरह से सहज प्रक्रिया मान रहा है, और वो जहां भी चीजें हो रही हैं वहां पे उसका जो प्रतिरोध है, वहां पे जो उसकी जो समझ है, वो समझ जो है वो सेंसिटिव नहीं है इन चीजों के प्रति। उसकी समझ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील नहीं, उसकी समझ अपने जो उसके जो रिहायशी इलाके हैं, कोई भी बुलडोजर आके उसे तोड़ दे, शहर के विस्तार के नाम पे तोड़ दे, या जो है सौंदर्यीकरण के नाम पे तोड़ दे, वो प्रतिरोध करने को नहीं खड़ा होता। अगर आप भगवान राम के आदर्श को मानते हैं तो भगवान राम ने तो अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध किया। अगर रावण अन्यायी था तो रावण असत्यवादी था, तो उससे वो लड़ने गए, और जहां जहां वन में जो भी अन्याय अत्याचार करते थे उनसे वो लड़े। लेकिन आप किस राम के आदर्श की स्थापना अयोध्या में कर रहे हो, जहां पे आप जो है मलबे के ढेर में पूरे शहर को तब्दील कर दिया है, और कोई पार्टी नहीं प्रतिरोध कर रही है और लोग नहीं प्रतिरोध कर रहे हैं। तो इस हिंदी भाषी समाज, और इस हिंदी भाषी समाज ने 1 साल तक चले किसान आंदोलन में भी वो भागीदारी नहीं की थी जो भागीदारी पंजाब में दूसरे लोगों ने की। उसका वेस्टर्न यूपी को छोड़ दीजिए, थोड़ा हरियाणा राजस्थान को छोड़ दीजिए, तो बाकी उत्तर प्रदेश और तमाम हिंदी इलाकों में, क्योंकि बिहार में तो मंडियां 2006 में ही खत्म कर दी गई थी। तो ये चीजें जो है हिंदी इलाके को सोचना पड़ेगा कि वो जो क्रांतिकारी बनने का वो झंडा तो बुलंद किए रहता है कि हम फ्रीडम मूवमेंट पर लड़े, हमारे यहाँ लोहिया हुए, जेपी हुए, नरेंद्र देव हुए, और हम तो जो है वो बहुत कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट के हम गढ़ रहे हैं। अरे भाई, आज आपका जो है जो प्रतिरोध का जो मानस है, प्रतिरोध की जो क्षमता है वो क्या है? और आज आप जो है वो एक बजटिरियन फोर्स को और जो डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करने वाली ताकतें हैं, आप निरंतर उनको
स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो, उनके एक्सपेंशन का आप जो है एक तरह से जमीन दे रहे हो। इस बात को, इसका जो पाप है, इसका जो अपराध है, वो हिंदी इलाके को कभी माफ नहीं करेगा। हिंदी इलाके ने भारत के विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, और हिंदी इलाका आज भी जो है, जो देश में एक तरह से डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आ रही हैं, उसमें भी यह प्रमुख भूमिका निभा रहा है। जो आज्ञा पालक समाज निर्मित हो रहा है, उस आज्ञा पालक समाज की निर्मिति में हिंदी इलाके जो है प्रमुख योगदान दे रहे हैं। और अगर आप अपने अपनी जो हिंदी राष्ट्रवाद की जो मानसिकता है, उसको अगर आप सारे देश पे थोपने लगोगे, तो देश अंदर से पहले, बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन भीतर से टूटन होगी, भीतर से जो एलिनेशन है वो होगा। तो वो एलिनेशन हो इससे पहले, और मुझे तो जो डर लग रहा है वो ये है कि परिसीमन वगैरह में जो हिंदी इलाकों में सीटें ज्यादा जाएंगी, उसके भी जो खतरे हैं। तो हिंदी इलाकों के विपक्ष की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की जो उपस्थिति जहां पे हो, चाहे वो जो है वो महाराष्ट्र में एनसीपी वगैरह हो। तो हिंदी इलाके और उत्तर भारत में जहां ज्यादातर सीटें हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और वो उत्तर भारत को याद करना चाहिए कि इसने 77 में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसने आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी। पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें हैं। अगर आप जी पॉजिटिव फैक्टर्स को हिंदी इलाके में जागृत करेंगे, उसकी जनता की चेतना को, आप ठीक कह रहे हैं, जनता को एकजुट होना पड़ेगा। जनता अगर एकजुट नहीं होगी, उसके मानस में झकझोरने की प्रक्रियाएं नहीं चलेंगी। और इस सिलसिले में मैं राहुल गांधी की इस बात की तारीफ करूंगा कि वो, उन्होंने साफ कहा है, इस मीडिया ने हमें जिस स्थिति में खड़ा कर दिया था कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया था, हमारी बातें जो है वो छापना और उसको प्रस्तुत करना इसने बंद कर दिया था। हम इसलिए जनता से सीधे संपर्क करने को उतरे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा के पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण है। तो लेकिन ये जो जनता से सीधे संपर्क करने का जो उनका मार्ग गया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति हर समय हर जगह पहुंच सकता है, लेकिन उसका विस्तार और उसकी जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं उस यात्रा की, उनका प्रवाह भी तीव्र होना चाहिए। और ये हिंदी इलाके में, जैसे गंगा जो है वो बहुत सारी नदियों को लेकर के बहती है, वैसे ही इस तरह की जो राजनीति है, जो कि भारत में डेमोक्रेटिक स्पेस और लिबरल स्पेस को क्रिएट करना चाहती है, उसको निश्चित तौर पे जो है लोगों को लेकर के आगे आना पड़ेगा। और एक बहुत जो है वो बहुत सारी चीजें हैं सोशलिस्ट जो थिंकर्स हैं, उनके डिस्कोर्स में, उनके रिफ्लेक्शंस में बहुत ही इनलाइटनिंग चीजें हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सांप्रदायिकता की ही भूमि है, विभाजन की ही भूमि है। ये बुद्ध की भी धरती है, महावीर की भी धरती है, कबीर की भी धरती है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ये है कि जो है वो, कौन कहता है आसमां में सुराख हो सकता नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी सर।